जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना बेहद इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडल पेपर को हल करें, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करे रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा ऊंचा रहेगा। तो आज हम लोग मॉडल पेपर हल करेंगे क्लास 10th का ये, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा हम लोगों का मैथ रहेगा। तो हम लोगों का खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस पार्ट में हम लोग जो 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोगों का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला बहुविकल्पी प्रश्न ये लिया गया है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 131 और ये बटा में 124 बटा में 164। बी आपका ऑप्शन दिया है 131 बटा में आपका 30। सी आपका ऑप्शन दिया है 227 बटा में 625। डी आपका ऑप्शन दिया है 625 और बटा में 462। ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन, और हमसे पूछा है कि कौन संख्या को शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसको हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सी है वह सही है, यानी कि 227 बटा में 625 को हम लोग शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको व्यक्त करते हैं। इसका शांत दशमलव होगा। तो देखिए, कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होती है, शांत दशमलव कब होता है, शांत दशमलव कब होता है, जब हर का फैक्टर इस रूप में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में होता है। यदि हर का फैक्टर, तो वह जो परिमेय संख्या है वह शांत दशमलव होगी। तो हम इसमें से हर का फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। जैसे मान लीजिए पहले का हम लोग करते हैं, तो यदि 4 से कट रहा है तो कटा दीजिए। ये 4 3 12, 4 एकम 4, ये 4 चौके 16, 4 एकम 4। जो हर का फैक्टर है बच्चों वह 1 इंटू 41 है। इस टाइप का नहीं है आपका। जब इस टाइप का नहीं है तो यह शांत दशमलव नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। इसका हर का फैक्टर देखेंगे 30 का हर का फैक्टर देखेंगे ये, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इस 30 के फैक्टर में आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावे 3 होना है। शांत दशमलव में तभी हो सकता है जब हर का फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो। इनके अलावा यदि कोई नंबर आता है तो वह शांत दशमलव नहीं होगा। तो जब मैंने 131 बटा 30 का जब मैं हर का फैक्टर किया तो इसमें 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा आ गया, तो यह शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा। जरा इसका देख लिया जाए सी का, ये है 227 बटा में 625,
तो हर का फैक्टर करिए। 625 का जो अब आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 के पावर 4 आप लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसमें हर का जो हमने फैक्टर किया वह इस फॉर्म में है। जब हर का फॉर्म इस रूप में होता है तो वह जो भिन्न होती है वह एक शांत दशमलव होता है। अब इसको देख लेते हैं, 462 है, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 से कटाएंगे आप तो ये आ जाएगा 231। अब 3 से कटाएंगे तो 3 सते 21, 2 3 सते 21, ये 7 इंटू 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है बच्चों फैक्टर, इसमें 2 के अलावा 3 भी है, 7 भी है, 11 भी है। तो जब 2 के अलावे फैक्टर है, 2 और 5 के अलावे फैक्टर है कोई, तो वह अशांत होगा। तो यह अशांत है, यह अशांत है, यह अशांत है, केवल यही शांत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सत्य है, ये ट्रू है। तो आप का ऑप्शन सी सही है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या होती है। आपका ए ऑप्शन दिया है 3, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन दिया है 0। और हमसे पूछा है कि उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका होना असंभव है। तो आपको बात याद रखनी होगी, जो मान लीजिए जो घटना हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, जो घटना हो ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता 0, हम कहेंगे कि उसकी संभावना है ही नहीं, यानी 0 संभावना है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सत्य है, ट्रू है। तो घटना के जो घटित होना असंभव है, यानी कि जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। लेकिन जो संभव घटना है, जो संभव घटना जो गारंटी है कि निश्चित होगी, निश्चित, यानी जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित घटना का मतलब जिस घटना का घटित होना असंभव हो। जैसे मान लीजिए पासा को फेंकने पर 7 आना, आप कितनी बार भी पासा फेंक लीजिए कभी 7 नहीं आएगा। तो पासा को फेंकने पर 7 आना एक असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। वैसे ही निश्चित घटना का एग्जाम्पल ले लीजिए, पासा को फेंकने पर 1 और 6 के, ठीक है ना, बीच में संख्या आना, तो पासा को फेंकेंगे तो 1 और 6 तक की संख्याएं आएंगी, 1 और 6 तक की संख्या आएंगी। निश्चित घटना है तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। और किसी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, और किसी घटना की प्रायिकता वह 0 के बराबर, 0 से अधिक और 1 के बराबर और 1 से कम होती है। यानी कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 किसकी होगी, असंभव घटना की प्रायिकता होगी, और 1 क्या होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता होगा। तो 2 और 3 ये तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता 1 से बड़ी हो नहीं सकती है। या तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, ये 0, यानी सी और डी सही होगा। तो हमारा क्या है, असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने बहुविकल्पी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, समीकरण निकाय, आपका 2 समीकरण निकाय दिया गया है, kx प्लस 3y माइनस 3, एक यह समीकरण निकाय दिया है, एक दिया है 12x
प्लस के वाई माइनस के, ये दो समीकरण निकाय दिए गए हैं। कह रहा है कि अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल है। कह रहा है अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो के का मान पूछ रहा है, तो कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है -3, सी दिया है 12 और डी दिया है 6। तो अनंत हल कब होते हैं, अनंततः अनेक हल कब होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कोई दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है, ये दो चर में रैखिक समीकरण है और युग्म का मतलब दो आपको लेना है। तो मैंने दो चर में रैखिक समीकरण युग्म ले लिया, ये ले लिया। अब इसके अद्वितीय हल कब होता है, पहला अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो अद्वितीय हल होता है। अनेक हल कब होता है, अनेक हल, अनंततः अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो अनेक हल होता है। कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तो इस दशा में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो हमसे तो पूछा है अनेक हल होगा ना, अनंततः अनेक हल है, तो हमारे लिए यह कंडीशन होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो पहले ये -3 है, इसको इधर लेकर आइए, kx प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर लेकर आइए, 12x प्लस ky प्लस k इक्वल टू 0। अब कंडीशन अप्लाई करिए अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए कंडीशन अप्लाई करिए। अनेक हल के लिए क्या होगा, अनेक हल के लिए a1 बटा a2 k बटा 12 k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k और इक्वल टू ये होगा 3 बाई k। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए। k का k में गुणा करेंगे k स्क्वायर होगा और 12 3 36 होगा, तो k बराबर ये वर्गमूल हो जाएगा और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, तो k का मान या तो 6 होगा या -6 होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी दिया है 6, तो k का मान या तो 6 होगा या तो -6, जबकि हमारे ऑप्शन डी में दिया है 6, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल को हल किया। अब अगला सवाल क्या है, समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 10 में y का मान 5 है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। ये दे रखा है, आपको एक समीकरण दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक समीकरण दिया है और इसमें कह रहा है कि y बराबर 5 है, तो हमसे x का मान पूछा है। तो क्या करना है भाई, y का मान आप 5 रख लीजिए, 3x प्लस 2, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, गुणे 5 इंटू 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा इक्वल टू 10, यह प्लस 10 है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा और 10 में से 10 जाएगा 0, यह 3 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 0/3, 0 में 0 के अलावा किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 5, बी दिया है 0, सी दिया है आपका
20/3 दिया है आपको और डी दिया है आपको 3। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि यदि समीकरण 6x², एक समीकरण दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0, इसका विविधकर यानी कि d बराबर 1 है, तो b की वैल्यू पूछा है हमसे। विविधकर आपका 1 दिया है तो b की वैल्यू पूछा है, तो d बराबर होता क्या है विविधकर b² माइनस 4ac, तो d का मान 1 है। b का मतलब x का गुणांक माइनस b का स्क्वायर माइनस 4, a माने होता है x² का गुणांक और c माने होता है अचर पद। जरा इसको हल करिए, ये b² हो जाएगा 4 छक्का 24 दूना के 48, इधर आएगा तो प्लस 48 1 49, ये वर्ग घटेगा तो रूट आ जाएगा b, 49 का वर्गमूल प्लस माइनस 7, यानी b का मान होगा +7 या -7। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है -7, तीसरा ऑप्शन दिया है +-7 और चौथा ऑप्शन दिया है ±√7। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो सही होगा +-7, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया है, कह रहा है इसके मूल हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं वास्तविक और बराबर, दूसरा दिया है वास्तविक और भिन्न, सी वास्तविक नहीं, डी वास्तविक। तो आप ये निकालिए, ये जो होता है ना ये 2 होता है x² का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक -4 और c जो होता है वो अचर पद होता है। हमें मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है तो d निकालना होगा और b² माइनस क्या होता है 4ac। तो b की वैल्यू दिया है -4 का स्क्वायर -4, a का मान दिया है 2 और c का मान 1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, 4 दूना के 8, तो 16 में से 8 जाएगा 8। ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो जब d का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। वास्तविक और भिन्न भिन्न अलग अलग मूल्य होंगे, तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वह वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, वास्तविक और भिन्न। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका दिया है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपका ऑप्शन दिया होगा 1/2, बी दिया है 1/3, सी दिया है 1/6, डी दिया है 5/6, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, कुल परिणाम आते हैं 6, और हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम होगा कितना 3, क्योंकि हमें सम संख्या चाहिए। तो पासा पर सम संख्या क्या होता है 2 4 6 होता है, तो प्रायिकता निकालना है तो 3/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता जो होती है वह 1/2 होती है। अगला सवाल क्या दिया है, 8वां 3x² + 5x - 2 शून्यकों का योग पूछा है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है, तो जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है और x का गुणांक यहाँ पर हमारा क्या है 5 है और जो a होता है वो होता है x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो आप देख सकते हैं -5/3 ये ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदुओं, दो बिंदु दिया है, एक दिया है -4 और 2 और एक दिया है बी दिया है 5 और 6। कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु कह रहा है बच्चों, ये मध्य बिंदु कह रहा है, क्या है मध्य बिंदु a/8 और 4। तो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 और इसको मान लीजिए आप x2 और y2, ये मान लिया। जो मध्य बिंदु है उसको xy मान लीजिए, तो x बराबर क्या होता है x1 + x2/2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है -4, x2 की वैल्यू क्या है 5/2 और x की वैल्यू है a/8। तो ये आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1/2। देखिए यह 8 भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो a बराबर 1/2 × 8, 2 4 जा 8, यानी a की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। अब आपसे पूछा है दो बिंदु दिया है, कह रहा है कि बिंदु sin थीटा और sin थीटा, दूसरा बिंदु दिया है cos थीटा -cos थीटा के बीच की दूरी पूछा है बच्चों। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 क्या है sin थीटा है, माइनस यहाँ पर x2 क्या है cos थीटा है। जानते हैं पहले बिंदु को x1 y1 मानिए और दूसरे को क्या मानिए x2 y2 प्लस y1 क्या है sin थीटा माइनस y2 का है -cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर रहेगा, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a² + b² - 2ab। देखिए ये जो होगा ना, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। आप इसे तोड़िए a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² sin स्क्वायर थीटा b² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये प्लस है ये माइनस खत्म, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो रहा है पहला, यानी कि जो बहुविकल्पी का 10वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, जो कि ऑप्शन दिया है √2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वह क्या होगी √2 होगी। अगला क्या दिया है,
दिया है कि कोसेक ए बराबर सेक ए और ए की जो वैल्यू है 0 के बराबर या अधिक और 90 से कम है, तो हमें ए का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin, सेक का उल्टा 1/cos, साइन को उधर लेकर जाइए तो sin/cos, तो sin/cos क्या होता है tan होता है। tan के कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री 45 अंश का मान होता है। तो आप कंपेयर करेंगे तो a बराबर आ गया 45 अंश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी 11th जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वह उसका ऑप्शन 45 सही होगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बहुविकल्पी का। ये क्या है 1 - tan² 45 1 + tan² 45 डिग्री। देखिए 1 - tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, ये 1 - 1 बटा में 1 + 1, ये 0/2 यानी कि 0। तो cos 90 का मान 0 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। sin 90 का मान 1 होता है, tan b जो कि गलत है। tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, सी जो गलत है। sin 45 का मान 1/√2 होता है जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। cos 90 का मान होता है कितना 0 होता है, और हमने सॉल्व किया है तो क्या आया है 0 आया है। तो यह वीडियो अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। तो ये मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके अभ्यास के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग अब अगला सवाल लेते हैं। लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, यानी घड़ी की सुई की लंबाई जो है ना 8 सेमी लंबी है। 5 मिनट में बनाए गए मिनट की सुई द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई, मिनट की सुई है। तो ये 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो देखिए जो मिनट की सुई होती है ना 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 अंश का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में वह 6 × 5 यानी 30 अंश का कोण बनाएगी। ये 30 अंश का कोण बनाएगी। तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा में 360 πr²। तो थीटा के जगह पर 30 बटा में 360 πr², ये खत्म, और 12 त्याई 36 यानी πr² बटा में 12। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो रहा है बी, यानी 13 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, πr² बटा में 12। ये है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। अब अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल है हम लोगों का त्रिज्या दिया है, r बराबर दिया है 10.5 और थीटा दिया है 60 अंश। कह रहा है त्रिज्य खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का परिमाप,
तो त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है? हम त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्यखंड के परिमाप का सूत्र होता है थीटा बटा में 360 इंटू 2πr प्लस 2r। ये जो होता है यह त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र होता है। तो थीटा की वैल्यू दिया है 60 बटा में 360, 2 पाई का मान रख लीजिए 22/7 और r का मान 10.5 प्लस 2 r का मान 10.5। ये खत्म, 6 छवे के 36, ये 2 3 6 हो जाएगा। ये 7 से कटाइए तो 7 एकम में 7, 7 पचे 35, ये 3 पाँचे 15, 0.5, 22 पचे 110 होता है और एक अंक पर दशमलव प्लस 10.5 दूना के ये हो जाएगा 21, दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म, तो 21 और ये आ जाएगा ये 32 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही है ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 32। आगे क्या दिया है 15 क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर, तो सारवंतर को किससे दिखाते हैं? डी से। -4 है, 10वां पद 8 दिया है इसका, तो कह रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए इसको आप देखिए d बराबर -4 दिया है और 10वां पद 8 दिया है, पहला पद पूछ रहा है, तो हम nवां पद का फार्मूला जानते हैं, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn, तो n की जगह पर 10 रख लीजिए, T10 बराबर a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d, T10 का मान 8, a का मान निकालना है 9 और d का मान -4 दिया है, -4 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, ये 9 चौके 36, -36, तो ये -36 है, इधर आ जाएगा तो +36 हो जाएगा, तो 36 प्लस 8 और ये आप हल करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ए भी नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया है, सी भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है, तो ये लगता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो यदि हम लोग देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है -40, 20, 28 और 36, ये हम लोग का ऑप्शन है। इसको हम लोग सही कर लेते हैं, डी की वैल्यू 4 लेकर देखते हैं, तो डी की वैल्यू 4 ले लीजिए, टी 10 की वैल्यू 8 रख लीजिए, ए की वैल्यू निकालिए, तो डी के जगह पर आपको रखना है 4, ये 8 प्लस a प्लस 9 इंटू 4। अब ये आ जाएगा a प्लस 9 चौके 36, ये प्लस 36 है, ये 8 है ना, इधर आएगा तो -36 बराबर a, तो 36 में से आपको 8 घटाना है, तो ये आ जाएगा 28 और बड़े वाले का चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो दिया है, लेकिन वह +28 दिया है, +28, तो ये आपका ऑप्शन ही लगता है गलत है, या फिर सवाल में यदि माइनस रहेगा तो ये 44 रहेगा। तो यदि डी की वैल्यू 4 लेंगे तो जो सी ऑप्शन है उसको आपको सही करना होगा, और वह 28 नहीं बल्कि -28 होना चाहिए। अब इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है। शंकु का आयतन क्या होगा? एक घनाकार बच्चों लकड़ी का गुटका है, घनाकार ऐसे लकड़ी का गुटका है, ये घनाकार,
घनाकार लकड़ी का ये हो गया आपका गुटका, और ये 10 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक शंकु काटा जा रहा है, ऐसे अधिकतम ऊंचाई का शंकु काटा जा रहा है। तो जो शंकु का व्यास होगा 10 होगा और शंकु की ऊंचाई भी क्या होगा 10। तो शंकु का व्यास क्या होगा, शंकु का व्यास इसमें जो होगा d 10 होगा, तो त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और h जो होगा वो तो 10 सेंटीमीटर होगा ही। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा, तो v बराबर निकाल लीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर करिए तो 5 × 5 = 25 और h का मान है 10। अब गुणा कर लीजिए, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55 और ये 0 रहेगा ही, 7 तिरिके 21। आप ज़रा डिवाइड करिए, देखते हैं कितना आंसर आता है। 5500 में 21 से डिवाइड कीजिए तो 21 दूना के 42, ये 3 और ये 1 0। अब आपका भाग जाएगा 21 छक्का 126, 4 0 उतरेगा, 21 से कम 21, ये 9 और ये 1, ये 3 में से 2 जाएगा कि यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे दशमलव। अब हमारा जो भाग जाएगा 9 बार जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18, यानी 1 बचेगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है, और ये 261.9 घन सेंटीमीटर आएगा। तो यह 16 नंबर का सवाल हम लोगों ने हल किया था, जो कि घन पर आधारित था और दिया था कि उस घन में से हम लोग एक शंकु काट रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है। जैसे बेलन की ऊंचाई h1 बराबर क्या है, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई मान लीजिए h2, h1 बराबर h2 है। आधार की त्रिज्याएं भी बराबर है, जैसे इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए, इसकी त्रिज्या r2 बराबर है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन होता है सिलेंडर। और शंकु का आयतन क्या होता है, कोन का आयतन क्या होता है, ये सिलेंडर का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको r1 h1 माना गया है, इसको r2 h2 माना गया है। आप डिवाइड कर लीजिए, VCY बटा में VCO, ये पाई r1 स्क्वायर h1 बटा में पाई 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये कैंसिल, ये 3 चला जाएगा ऊपर। देखिए r1 और r2 बराबर है, तो रख दीजिए ये r2 का स्क्वायर बटा में r2 का स्क्वायर। उसी तरह से h2 और h1 भी बराबर है, ये h2 बटा में h2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/1। तो उनके आयतनों में जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, 3:1। अब आपका अगला सवाल देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल दिया है 5 और r दिया है 3, कह रहा है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h क्या होगी। तो L बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इधर स्क्वायर करिए तो L स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रख दीजिए आप, L के जगह पर 5 रखिए, R के जगह पर 3 रखिए, h स्क्वायर निकालना है।
तो 5 पचे 25 और ये 3 तिली के 9 प्लस एच स्क्वायर, ये प्लस 9 है, इधर आएगा -9, 25 - 9, ये बर घटेगा तो करण ही लग जाएगा। 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा ±4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो +4 सेंटीमीटर, और ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा पहला। देखिए 19 नंबर का सवाल आपसे पूछा है 1 से 100 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 2, 4, 6 और 5। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं? सबको जोड़कर और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो हमें 1 से 10 तक जोड़ना है और बाटा में उनकी संख्या कितनी होगी? तो 1 से 10 तक 10 नंबर होते हैं। तो 1 से 10 तक हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 समांतर श्रेणी का योग n/2 n+1, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। और हम लोगों को एक बात और कहा है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और बाटा में कितनी संख्या है? 5। तो औसत निकाल लीजिए, ये भी 10, ये भी 10, तो 30 और बटा में 5, ये 30 बटा में 5 यानी कि 5 छके 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा वो आपका सी सही होगा। उसके बाद 20वां सवाल आपसे पूछा है कि 19, 38, 25, 38, 38, 25, 18, 38, 25, 19 बहुलक पूछा है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 38 4 बार आया है और 25 3 बार आया है। तो बहुलक हमारा हो जाएगा 38 और आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया और यह एक बेहतरीन मॉडल पेपर है जिसमें अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह बहुविकल्पी प्रश्न है का वीडियो बनाया गया है। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी और बाकी क्वेश्चनों का भी वीडियो बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।